हाँ जी। गॉस लॉ जो अपन ने शुरुआती समझा, सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, सुनो ध्यान से। एक तो इवनिंग में, अब जैसे 4:30 से आज अपन क्लास रखेंगे इवनिंग की ना, तो उसमें रिवीजन करेंगे बेसिकली, जो शुरुआत से वापस एक बार स्टार्ट करेंगे। लेकिन कहाँ से शुरू करेंगे? चार्ज की प्रॉपर्टी से। तो इनिशियल बकवास है वो पढ़ के आना, ठीक है? इवनिंग क्लास वो लोग जरूर अटेंड करना जिनको थोड़ा सा लैग हो रहा है, जिनको थोड़ी समझने में मुश्किल हो रही है, ठीक है? बाकी के लिए कोई जरूरी नहीं है। जिनको समझ में आ रहा है, बढ़िया, सब कुछ चीज चल रही है, मॉर्निंग क्लास सफिशिएंट है। अगर आपको कोई लैग है, कुछ ये लगता है समझ में नहीं आ रहा, तो इवनिंग क्लास अटेंड करो। 4:30 से दोबारा पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। कहाँ से शुरू करूंगा? चार्ज की प्रॉपर्टी से। ओके, ठीक है तो। हाँ जी, 4:30, ठीक है, इसी जगह पे। ओके। और इवनिंग क्लास बेसिकली रिवीजन क्लास होगी, तो उसमें बेसिक चीजें अपन कवर करेंगे ज्यादा, ठीक है ना? ओके। हाँ जी, देखो इधर ध्यान से। गॉस लॉ सबको समझ में आया? अब देख इधर ध्यान से, एक छोटा सा सवाल लिख रहा हूं, जरा बताना कि क्या आएगा इसका आंसर। पढ़ो क्वेश्चन और करो। 4 चार्जेस हैं जिनकी हमको चार्ज की वैल्यू दे रखी है और पोजीशन दे रखी है। फिर कहा, अरे कोमल, उनकी चार्ज की वैल्यू और पोजीशन दे रखी। फिर कहा एक स्फीयर जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और जिसकी रेडियस 2 है, उसको अगर इस सेटअप में प्लेस कर दे तो उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। बोलो कितना होगा? होगा क्या एक सवाल नहीं है, आप कह रहे हो तो जीरो लिख देता हूँ। ठीक है, लो जीरो लिख दिया। और बोलो। +3/, +3/ε0। क्या चीज चेक करनी है हमको इसमें? कौन कौन से चार्ज अंदर आ रहे हैं? ठीक है, तो चार्जेस को लोकेट कर लो एक बार और स्फीयर बना लो। आपको पता लग जाएगा कौन कौन से चार्ज अंदर आ रहे हैं। ठीक है, +4/ε0। चार्जेस की लोकेशन बनाओ सबसे पहले। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस आपको पता है बाहर आ रही होगी इधर। ओके, बोल पहला चार्ज कहाँ है? एक्स एक्सिस पर है। पहला चार्ज कहाँ होगा? ये यही है, A00। कितना चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर? +2 कूलम। यही है। दूसरा चार्ज बोल। वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर? A डिस्टेंस पर। तो ये यहाँ रखा हुआ है 0A0 पर। कितना चार्ज है ये? -4 कूलम। ओके, फिर तीसरा चार्ज बोल। 3A। तो ये यहाँ रखा हुआ है 3A, हमने मार्क कर दिया। ये 3A 0 0। ओके, फोर्थ चार्ज का रखा हुआ है A और 0। एक्स एक्सिस पे A, वाई एक्सिस पे A, तो क्या यहाँ रखा हुआ है?
ये वाला कितना चार्ज था, माइनस का 3 कूलम, और ये कितने का है, प्लस का 5 कूलम। ओके, अब जो स्फीयर बना उसकी रेडियस कितनी है, 2a। तो यहां से ओरिजिन पे सेंटर रख के हमने एक 2a का स्फीयर बनाया, यही है। ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 2a। बता कौन कौन से चार्ज अंदर आए। हमें क्या देखना है, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज इनसाइड कितना हुआ, बोल। नेट चार्ज इनसाइड, इनसाइड क्यू नेट विल बी इक्वल टू, इन तीनों को जोड़ देते हैं, क्या होगा, -4 +5 और +2। ओके, क्या आया बोल, +3 कूलम। तो जो हमारा फ्लक्स हो गया वो क्या हो गया बेटा, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 3 प्लस का अपॉन एप्सिलॉन, यही होगा। तो किसी भी जगह पर जहां हम गॉस लॉ लगा रहे हैं, हमें बेसिकली उसी चार्ज से कंसर्न है जो कि क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है। क्लियर बेटा। एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 0। कौन सा, अच्छा ये, हाँ तो 3a, तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये 3 है और ये यहाँ आ जाएगा, तो भी बाहर ही होगा। समझ गए। हाँ बोलो। संडे को मोस्ट प्रोबेबली होगा। हालांकि संडे को एक और प्रॉब्लम है, ओरिएंटेशन है 11th क्लास का, तो मे बी पॉसिबल मैं बिजी हूं, लेकिन आप तो यही मान के चलो टेस्ट है। हाँ, मैथ्स का भी होगा मोस्ट प्रोबेबली। बाकी अभी टाइम है, 1-2 दिन में और सिचुएशन क्लियर कर देंगे। क्लियर बेटा। अब देख अगली चीज, इधर ध्यान से इंपॉर्टेंट है, जिसको हम नोट लगाकर लिख रहे हैं। पहले समझते हैं, लिखने में तो एक लाइन है, लिख लेंगे। क्या चीज हम करने जा रहे हैं, क्या हम बेसिकली कंक्लूड करना चाह रहे हैं, इधर ध्यान से देखना सब लोग। मान ले मेरे पास एक डाइपोल है। डाइपोल मतलब क्या होता है बेटा, एक प्लस और एक माइनस चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे रख दे पास पास, तो क्या बन जाता है, डाइपोल। तो मैंने एक डाइपोल बनाया, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। मान लिया कुछ डिस्टेंस 2a पर ये रखे हुए हैं। ओके बेटा, क्या ये डाइपोल बना रहा है, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है, ये इसकी एक्सियल लाइन। अब मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाई है। ओके, और आपसे ये पूछा कि इस गॉसियन सरफेस में चार्ज कितना है, 0। क्या है, नेट चार्ज क्या है, 0। तो अगर इस गॉसियन सरफेस में, देख ध्यान से समझना, ये जो हमारी गॉसियन सरफेस बनी जिसके अंदर हमने डाइपोल को बंद कर दिया, उसमें अगर हम कहें कि भाई फ्लक्स कितना होना चाहिए, तो फ्लक्स क्या होगा, फाई नेट क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नेट 0 है तो फ्लक्स भी क्या होना चाहिए, 0। क्या ये बात समझ में आ गई। अब फ्लक्स 0 है तो फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ईडीएस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब सोच, क्या इसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं ई 0 होना चाहिए, बोल। अगर ईडीएस कॉस थीटा 0 है, अगर ये मेरा पूरा ये 0 है, ईडीएस कॉस थीटा, तो क्या मैं ये दावे से कह सकता हूं ई भी 0 होगा, बोल। हाँ, इसके 0 होने के लिए ई का 0 होना गारंटी नहीं है, ठीक है। ओके, ई 0 हो सकता है, ठीक है। चलो एरिया को एक बार मान लेते, भाई एरिया तो कैसे 0 होगा, डीएस कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, लेकिन क्या हो सकता है, ई और डीएस के बीच में एंगल 90 हो सकता है, या ये हो सकता है कुछ जगह 60 हो, कुछ जगह क्या हो 120। तो जितना पॉजिटिव आए उतना ही क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो ये जब पूरा 0 होगा, इट डज नॉट गारंटी कि ई भी क्या हो, 0 हो। आ गई बात समझ में, ठीक है। अगर ई डी एस कॉस थीटा 0 है, इट डज नॉट गारंटी कि ये क्या है। हाँ, तब हम कह सकते हैं, अगर हमें पता हो भाई कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है कि 30 होगी हर जगह, या 0 ही है हर जगह, या हर जगह मान लो 40 है, 45 ही है, तो हमें हर जगह थीटा पता है विच इज नॉट 0, कॉस थीटा इज नॉट 0, डीएस 0 हो नहीं सकता। तो फिर तो हम दावे से कह सकते हैं भाई क्या होगा, ई 0 होगा। तो इस कंडीशन को जब भी हम पाएंगे तो हम कह सकते हैं ई मे बी 0
और मे नॉट बी जीरो। बात समझ में आ गई कि जब भी आप कभी ये स्टेटमेंट लिखा हुआ देखो कि ईडीएस कॉस थीटा किसके बराबर है बेटा, जीरो के बराबर, और आपसे पूछे क्या कंक्लूड किया, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, ई मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो। आ गई बात समझ में। अब इसको यहां हम अप्लाई करते हैं, देख इस सरफेस से फ्लक्स जीरो है फ्लक्स जीरो, लेकिन इस सरफेस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब देख है भी नहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो, अगर मैं ये पॉइंट लूंगा तो आप कहोगे ये तो इक्वेटोरियल पॉइंट है, और अगर ये डिस्टेंस हमारी आर है तो यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होना चाहिए बोल। अरे डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला भूल गए, क्या होना चाहिए, केपी अपॉन आर क्यूब। क्या होना चाहिए, केपी अपॉन आर क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड केपी अपॉन आर क्यूब होना चाहिए और इस डायरेक्शन में होना चाहिए। होना चाहिए क्या बोल, इस पॉइंट पर पूछूं, टू केपी अपॉन आर क्यूब है इसी डायरेक्शन में, और कितना, टू केपी अपॉन आर क्यूब। किसी और पॉइंट पे पूछूं तो वो जनरल पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन वाला फॉर्मूला लग जाए। तो ये तो हमें पता है कि यार इस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं है, लेकिन क्या फ्लक्स जीरो है, हाँ। तो फ्लक्स का जीरो होना किसी सरफेस से इलेक्ट्रिकल फील्ड के जीरो होने की गारंटी नहीं। यही हमको नोट्स में एक लाइन लिखनी है, क्या, कि इफ फ्लक्स फ्रॉम अ सरफेस इज जीरो, इट डज नॉट गारंटी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑल्सो जीरो, मे बी जीरो और आ गई बात समझ में। तो ये चीज लिखो, बेसिकली डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, समझने के हिसाब से था। जैसे हमने क्या लिखा, इफ फ्लक्स फ्रॉम अ सरफेस इज जीरो, इट डज नॉट गारंटी दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑल्सो जीरो। इलेक्ट्रिकल फील्ड मे बी और मे नॉट बी जीरो। ओके, तो ये सवाल तेरे से कई बार पूछता है कि एक डाइपोल को हमने एक स्फेयर में बंद कर दिया और चार ऑप्शन दिए, ठीक है, फ्लक्स इज जीरो, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑल्सो जीरो, फ्लक्स इज जीरो, इलेक्ट्रिकल फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो, फ्लक्स इज नॉट जीरो, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नॉट जीरो, ठीक है, फ्लक्स इज नॉट जीरो, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज जीरो। बोल कौन सा होगा ऑप्शन, फ्लक्स फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो। ओके, कहीं पर अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है किसी सरफेस पर, तो क्या फ्लक्स जीरो होगा क्या, सोच, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन है, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड ही नहीं है तो लाइन होंगी ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो फ्लक्स का जीरो होना इलेक्ट्रिकल फील्ड के जीरो होने की गारंटी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड का जीरो होने का मतलब फ्लक्स भी क्या है, जीरो। ओके, इसको गिफ्ट कर दिया, लिख लिया। अब देखो इधर ध्यान से, गॉस लॉ हमने पढ़ा, नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो गॉस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमने दो बेसिक लॉ पढ़े, कौन कौन से, कूलम्स लॉ और दूसरा क्या बेटा, गॉस लॉ। अगर हम बहुत गौर से देखें तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, गॉस लॉ इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है, वी कैन प्रूव दी गॉस लॉ विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। तो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, बाय कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ।
इधर देख ध्यान से, मान लिया हमने कि एक कोई पॉइंट चार्ज है Q, पॉजिटिव ही मान लेते हैं, यहां पर रखा हुआ है, ओके बेटा। और हमने क्या किया, इससे R डिस्टेंस पर एक स्फेरिकल हमने क्या बना लिया, सरफेस इमेजिन कर लिया। क्या किया, इससे R रेडियस का हमने एक स्फेरिकल सरफेस बना लिया, ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया, ये जो स्फेरिकल सरफेस है इस पर से हमने फ्लक्स को फ्लक्स की डेफिनेशन से कैलकुलेट करना तय किया। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, ईडीएस कॉस थीटा। क्या किया, फ्लक्स फ्रॉम स्फेयर ऑफ रेडियस आर अराउंड पॉइंट चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज, ओके। तो इस इंटीग्रेशन को हमको सॉल्व करना है ईडीएस कॉस थीटा, ठीक है। डीएस क्या है, एरिया, थीटा क्या है, ई और डीएस यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच का एंगल। तो लेट अस इमेजिन कि हम यहां पर एक कोई छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं जिसको डीएस नाम दे देते हैं। ये हमने क्या मान लिया बेटा, क्या है, डीएस है। बोल इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, यही होता है। तो हमने ये कहा ये लो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स है। फिर हमने देखा कि कूलम्स लॉ से अगर इस पॉइंट चार्ज पर यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड देखूं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा होना चाहिए, आ जाओ बेटा टाइम पे आकर पंकज, क्या होगा, क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड भी ऐसे ही हो जाएगा बेटा, यही होगा। अब सोच ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अरे आ रहा है क्या, अगर मैं यहां एरिया ले लेता हूं डीएस, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे और इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड भी ऐसे, क्या ई और डीएस के बीच में यहां पर भी एंगल 0 आएगा, क्या हर पॉइंट पर ई और डीएस के बीच में एंगल 0 है बेटा। मुझे क्या करना है, बेसिकली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है इस पूरे सरफेस पर, किस पर, इस पूरे सरफेस पर कहीं पर भी अगर मैं स्मॉल एरिया कंसीडर करूं तो वहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, सेम होगी। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, क्लियर बेटा। तो हम क्लियरली यहां पर लिख सकते हैं देख कि क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा क्या, अरे क्लियर, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। हमने क्या माना, इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल सरफेस माना, उस स्फेरिकल सरफेस पे हमने कहा भाई बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या होना चाहिए, फ्लक्स शुड बी दी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ओवर द एरिया, यही होना चाहिए। तो हमने फाई को लिखा ई डी एस कॉस थीटा। फिर हमने देखा कि इस इंटीग्रेशन में हमको तीन चीज चाहिए, ई चाहिए, डीएस चाहिए और इनके बीच का एंगल चाहिए। हमने कहीं पर भी एक एरिया कंसीडर किया, छोटा सा एरिया, उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने देखा हर जगह क्या आता है, सेम डायरेक्शन में आता है। तो क्या थीटा को हम श्योरली 0 कह सकते हैं, थीटा 0 है तो कॉस 0 क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बचा बेटा, ई और डीएस, कॉस 0 को हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब देख हमने देखा यार सिमेट्री, सिमेट्री ये कहती है कि इस पूरे पर इलेक्ट्रिकल फील्ड एक जैसा होना चाहिए, होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सिमेट्री से समझ में आ रहा है चार्ज से हर पॉइंट जो है वो क्या है, सेम डिस्टेंस पर है। तो सिमेट्री से ये बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इस सरफेस पर क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, होना चाहिए। तो हमने अगला कंक्लूजन ये निकाला कि भाई ई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्या यानी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वैल्यू। तो क्या इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। क्या आ गया बोल, डीएस। अब डीएस मतलब क्या है बेटा, टोटल एरिया। भाई डीएस का इंटीग्रेशन क्या करोगे तो क्या आ जाएगा, एस, व्हाट इज एस, टोटल एरिया। बोल पूरे सरफेस का एरिया क्या होगा जिसको हमने कंसीडरेशन लिया, 4 पाई, क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर माना है, सर्कल नहीं है, देख सर्कल रहा होगा पर गॉस लॉ सर्कल पर नहीं लगता, गॉस लॉ किस पर लगता है, क्लोज बॉडी, ठीक है। तो क्या है ये, स्फेयर, किस रेडियस का, आर रेडियस का। तो बोल डीएस का कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, 0 से 4 पाई r स्क्वायर, या अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 4 पाई। क्या ये सबको क्लियर। तो यहां पर हमने लिखा फाई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ई डॉट 4 पाई r स्क्वायर, हो गया बेटा। अब देख हम कहते हैं बाय कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ, लॉ ई की वैल्यू बोल क्या होनी चाहिए, पॉइंट 4 से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कूलम्स लॉ से क्या होता है, ए क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या होता है। क्या ये भी सबको क्लियर, क्या होना चाहिए, के क्यू बाई आर। इसको ऐसे लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। ये वैल्यू यहां प्लेस कर देता हूं, क्या बन जाएगा बोल, पाई इज इक्वल टू, यहां लिखा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बोल क्या चीज कैंसिल हो गई? 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। फाई इजिकल टू कितना आ गया बेटा? क्यू बाई एप्सिलॉन। अगर गॉस इसको कहता तो क्या कहता? भाई कुछ नहीं करना तेरे को, इसमें बंद चार्ज देखना है, कितना चार्ज बंद है? क्यू। और वो कहता फ्लक्स बराबर होना चाहिए किसके बेटा? क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या इस सरफेस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से वही वैल्यू आई? तो इसका मतलब बेसिकली ये दोनों लॉ डिफरेंट नहीं है। क्या ये जो हमारा एंड रिजल्ट है इट इज अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ है? इट इज अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो ये हमारा बेसिकली प्रूफ होता है जो दोनों की बेसिकली इक्विवेलेंस दिखाता है कि कूलम्स लॉ इज बेसिकली अ डिफरेंट वर्जन ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, कुछ नहीं किया, बेसिकली उन्होंने कूलम्स लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके फ्लक्स से लिंक किया और ये बताया कि ये आपका जो है ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या ये चीज क्लियर सबको बेटा? इसको लिख ध्यान से। पंकज आज शाम से रिवीजन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो आपका जो शुरुआत का छूटा हुआ है, जो दिक्कत फेस करते हो, 4:30 बजे फिजिक्स की क्लास लगेगी इसी जगह वापस, जिसमें रिवीजन होगा वापस से शुरुआत से। क्या लिख लिया सबने? बोलो। अब एक बार फिर से इधर ध्यान से सुनेंगे अगर लिख लिया तो।
इस एप्लीकेशन में हमने देखा गॉस लॉ और कूलम्स लॉ बेसिकली क्या है, अगर हम देखें तो एक जैसी चीज है। अब देख, हम गॉस लॉ का जो भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसमें एक ही काम हम करेंगे कि हम बेसिकली उसकी मदद से ये फॉर्मूला जो हमारा होता है फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, इसमें फाई को कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा बेटा? क्यू नेट बाई, जब हमें फाई पता लग जाएगा तो हम कहेंगे फाई बराबर होना चाहिए किसके बेटा? ईडीएस कॉस थीटा। इस इंटीग्रेशन में अगर हमको कोई ऐसा सरफेस मिल जाए जिस पर ई यूनिफॉर्म हो, क्या हो बेटा? ई, और थीटा हमें नोन हो, क्या हो बेटा? थीटा नोन, तो क्या हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करके ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे। ओके, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने का अभी तक जो हमारा तरीका था डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में, उसमें हमारा क्या तरीका था भाई? एलिमेंट मानते थे या एलिमेंटल शेप मानते थे, ये सब करके करते थे। हम कहते हैं बिना इंटीग्रेशन के भी सॉल्व हो सकता है कुछ जगह। किसकी मदद से? गॉस लॉ की मदद से। शर्त क्या है? कि आपका ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए। ये इंटीग्रेशन कब सॉल्व हो सकता है? अगर इसमें ये तीनों चीज वेरिएबल हुई तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा। ओके, क्या तरीका है कि ऐसा सरफेस ढूंढे जिस पर ई क्या हो? यूनिफॉर्म, यानी सिमेट्रिक बनाए गॉस सरफेस को। कैसा बनाए? सिमेट्रिक। दूसरा, ऐसा बनाए जिसमें ई और डीएस का एंगल के बारे में हम श्योर हो कि भाई यही होगा एंगल। ओके, तो हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, इसको किसके बराबर कर देंगे? फ्लक्स के, और इससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो सारे गॉस लॉ के एप्लीकेशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसी पर बेस्ड होंगे। ठीक है, कि वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इन सिमेट्रिक चार्ज अरेंजमेंट। कुछ सिमेट्रिक चार्ज अरेंजमेंट में हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैलकुलेट करेंगे ज्यादा आसानी से। क्या बात समझ में आ गई क्या बेटा? तो अब सोच देख, अप्रोच हमारी क्या होगी। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो चार्ज अरेंजमेंट है उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे फैला हुआ है, कि उसकी सिमेट्री क्या है। जैसे पॉइंट चार्ज की हम समझते हैं कि स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। कैसे होता है? स्फेरिक। ऐसे हमारे को जो भी चार्ज अरेंजमेंट दिया जाएगा उसका हम पहले अरेंजमेंट समझने की कोशिश करेंगे कि उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे स्प्रेडेड है। ठीक है, उसमें हम एक गॉसियन सरफेस मानेंगे जो कि कैसी होगी बेटा? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी उसके चार्ज के चारों तरफ। ठीक है, जो पॉइंट जिस पर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल रहे हैं वो गॉसियन सरफेस पर आना चाहिए। ठीक है, फिर हम बेसिकली फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे बाय गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फिर फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स की डेफिनेशन से, दोनों को इक्वेट कर देंगे। सारी अप्रोच हमारी यही रहेगी। तो जितने भी एप्लीकेशन, 4 या 5 एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले, चारों पांचों में ये अप्रोच हमारी कॉमन रहेगी। ओके, तो अगर एक एप्लीकेशन आपके समझ में आ जाएगा तो बाकी के सारे एप्लीकेशन आप अपने आप लिख सकते हो। बोर्ड में 3 एप्लीकेशन जनरली पूछा जाएगा। ठीक है, 2 एप्लीकेशन ऐसे होंगे जिन पर न्यूमेरिकल आएंगे, बेसिकली डायरेक्टली उनके डेरिवेशन नहीं होंगे। मैं पॉइंट आउट कर दूंगा कि भाई ये पूछा जाएगा, ये पूछ, जिनको बोर्ड के हिसाब से देखना है वो भी इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ये एप्लीकेशन बड़े सवाल में आता ही आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। तो हेडिंग लगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हाँ बेटा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पर एक सवाल जनरली आता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। लगा दिया हेडिंग? आयुष, हाँ कोई दिक्कत नहीं। आज 10 बजे होगी आयुष की क्लास, है ना? मैडम को कह देना। हाँ जी, लिख लिया। अब देख इधर, पहला एप्लीकेशन जो हम करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिकल फील्ड, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज, या ये मान ले कि एक वायर जिसके ऊपर लाइन, जिसपे की चार्ज है, इनफाइनाइट वायर है। लिख लिया हेडिंग? अब ध्यान से समझ दे क्या कर रहे हैं, लिखना छोड़ दे एक बार, पहले इसको समझ ले। समझ में आएगा तो अपने आप ये चीज तेरे क्लियर भी हो जाएगी। ओके, पहली चीज हमने क्या मान रखा है, चार्ज अरेंजमेंट क्या माना हुआ है हमने? एक लाइन चार्ज है, यानी एक वायर मान ले जो कि कैसा है बेटा? इन्फिनिटी तक है। कहां तक है?
अब पहला सवाल, इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं, नहीं होता ना, ठीक है। तो याद रख, फिजिक्स में हमने पहले दिन से ये कहा है कि रिलेटिव इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? रिलेटिव, ठीक है। कोई भी चीज दुनिया में इनफाइनाइट नहीं होती, लेकिन रिलेटिव इनफाइनाइट होती है। जैसे आपके पास जो पैसा है उसके कंपैरिजन में अंबानी या अडानी का पैसा क्या होगा? इनफाइनाइट ही माना जाएगा, माना जाएगा ना, ठीक है। अपने पास कुल संपत्ति टोटल 10 रुपए जेब में, ठीक है, उसके पास इतनी जीरो कि हम गिन भी नहीं सकते। तो हम गिनने की बजाय क्या कहेंगे? अरे यार पैसा है उसके पास यार, मेरे कंपैरिजन, ठीक है। तो रिलेटिव क्या, हर्षवर्धन के पास थोड़ा बराबर से है ना, ठीक। जेब में नहीं है तो चल अपना बैंक देख ले, अपने तो बैंक से भी इनफाइनाइट निकलेगा, ठीक है, ओके। तो इसलिए हर चीज क्या होती है बेटा? रिलेटिव इनफाइनाइट होती है। तो जब हम वायर की बात कर रहे हैं, तो ये मान ले कि जैसे ये वायर है, ठीक है, इसके बहुत कंपेयर पास में कोई पॉइंट है, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसकी लेंथ क्या है? बहुत ज्यादा है। तो हम कहेंगे ये वायर क्या है बेटा? इनफाइनाइट है। क्या है बेटा? आ गई बात समझ में? तो हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? एक इनफाइनाइट वायर को, जिस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान ले पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसा भी ले सकता है। हमने कैसा ले लिया बेटा? पॉजिटिव। अब बोल चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? लेंथ में। तो हमने मान लिया इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा? लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, ओके। अब इस वायर के कारण, ये जो हमारा वायर था, इस वायर के कारण इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। तो हमने कोई एक पॉइंट मान रखा है जो कि इससे कितनी डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर, जिस पर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाहते हैं। एक तरीका हो सकता था कूलम्स लॉ, कि हम यहाँ एक एलिमेंट मानते, उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ लिखते, फिर एक एलिमेंट इधर मानते, सिमेट्री लगाते, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता, उसको इंटीग्रेट करते, तो हमारा नेट क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाता है, ओके। अब हम देखेंगे कि हम बिना इंटीग्रेशन के गॉस लॉसेस को कितनी आसानी से कर सकते हैं, ओके। सबसे पहले सोचो कि इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। देख इधर ध्यान से, कि अगर तू यहां कोई एक एलिमेंट मानेगा, तो उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड बोल कैसे जाएगा? अरे क्या ऐसे जाएगा? इस पॉइंट पर देखना भाई साहब, ये होगा। अरे सही क्या? अगर नेगेटिव चार्ज लाइन होती तो क्या होता? इधर होती, ओके। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? अवे होगा, ओके। अब सोच, अगर यहां पर कोई एलिमेंट इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ये तो हमारा जिस पर निकाल रहे हैं वो है, इसको ओ नाम दे देते। इस पॉइंट पर अगर हमारे पास एक कोई एलिमेंट है, तो क्या इससे एक्स डिस्टेंस पर इधर है, तो क्या इधर भी कोई एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट होगा? होगा क्या? क्योंकि हमने क्या मान रखा है? इनफाइनाइट मान रखा है, ठीक है। तो यहां हम कितना भी दूर चले जाएं, उतनी ही दूरी यहां भी अवेलेबल होगी। आ गई बात समझ में? तो इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड बोल कहां जाएगा? बोल क्या ऐसे जाएगा क्या? अब सोच, इनके जब कंपोनेंट बनाऊंगा तो क्या होगा बेटा? एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट क्या, ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा। कौन से कंपोनेंट बचेंगे? सिर्फ ये वाले, यही बचेंगे। लेटस से इसको थीटा कह दे, इसको थीटा, तो ये भी थीटा आएगा, ये भी क्या आएगा? थीटा। इसको डी कहेगा तो ये क्या बना? डी साइन थीटा। और ये भी क्या बना बेटा? डी साइन थीटा। और ये कौन से बच्चे बेटा? डी कॉस थीटा। दूसरे वाले का भी क्या आया? डी कॉस थीटा, ओके। अब सोच, अगर ऐसा सब एलिमेंटों के साथ हो रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन का कैसा होना चाहिए बेटा? कैसा होना चाहिए? इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे। यहां पर बोलू तो ऐसे 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 ऐसे। अब बोल इसमें सिमेट्री तेरे को कैसी दिखाई दे रही? सिलेंड्रिकल सिमेट्री कैसी दिखाई दे रही है? आ गई बात समझ में? अरे बोल, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड बेसिकली इसका सिमेट्रिक बनेगा, वो कैसा बनेगा? कि इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड हर जगह ऐसा है, ऐसा है ना? बोल, ये यहां पर भी बराबर डिस्टेंस पे ले लूं तो ऐसे ही पॉइंट आएंगे। यानी अगर मैं इसको सिलेंडर बना दूं, तो क्या इस सिलेंडर के सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम होना चाहिए? yes, तो इसमें गॉसियन सरफेस तेरी कैसी बननी चाहिए बेटा? सिलेंड्रिकल। आ गई बात समझ में? हम उसको गॉसियन सरफेस लेना चाहते हैं जो कि क्या हो बेटा? सिमेट्रिक हो, जिस पर ई सब जगह हम क्या मान सके? एक जैसा मान सके। क्यों ऐसा करना है? ताकि ई को इंटीग्रेशन से क्या निकाल सके? बाहर निकाल सके। क्या ये चीज क्लियर? अरे हाँ ना बोल। तो सबसे पहले हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे सिमेट्रिक है बेटा? सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है। कैसा है? सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। क्या सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक है? ये बात सबको समझ में आ गई? तो हमने लिखा वायर का इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड फील्ड इज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक।
अब अगर सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक है तो हमारा गॉसियन सरफेस डिसाइड हो गया, वो कैसा होना चाहिए बेटा, सिलेंडर होना चाहिए। पॉइंट जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं वो गॉसियन सरफेस पर आना ही चाहिए, वरना हम इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां निकालेंगे, हम पॉइंट पर ही तो निकालना चाहते हैं, तो उसी के सरफेस पे तो करेंगे। तो इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए एक सिलेंडर बनाते हैं। ये हमने कहा ये एक सिलेंडर हमारा हो गया। इस सिलेंडर को हमने अपना क्या मान लिया, गॉसियन सरफेस मान लिया। क्या मान लिया, गॉसियन सरफेस। तो बोल गॉसियन सरफेस क्या बना बेटा, गॉसियन सरफेस इज सिलेंडर। बोल सिलेंडर की रेडियस क्या आई, आर। सिलेंडर की रेडियस क्या आई, आर। सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, ध्यान से सुन लेना। और लेंथ कुछ भी मान सकता हूं क्या, तो लेंथ क्या मान ली मैंने, एल मान ली। ओके, पॉइंट आना चाहिए सरफेस पे, पॉइंट कब आएगा, जब आर रेडियस का लूंगा। लेंथ कुछ भी हो सकती है, तो हमने लिखा रेडियस आर एंड लेंथ एल। ओके, क्या यहां तक समझ में आ गया। तो याद रख, जब भी गॉस लॉ का कोई भी एप्लीकेशन हम करेंगे, पहली अप्रोच हमारी क्या होगी, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड की इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो सिमेट्री हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड में देखने को मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट को सरफेस पे रखते हुए क्या मान लेंगे, एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे। क्या यहां तक क्लियर बेटा। अब हम शुरू करते हैं, हम कहते हैं कि फ्लक्स बाई गॉस लॉ कैलकुलेट कर लो। वंस यू हैव डिसाइडेड द गॉसियन सरफेस, यू कैन कैलकुलेट द फ्लक्स बाई गॉस लॉ। कर सकते हो, अरे हाँ ना बोल। तो बोल क्या होगा, फ्लक्स बाई गॉस लॉ, फ्लक्स बाई गॉस लॉ क्या होना चाहिए, फाई विल बी इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होना चाहिए। तो यहां लिखा क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा मुझे बता दे, इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है। बहुत मुश्किल सवाल नहीं, थोड़ा सा सोचेगा तो समझ में आ जाएगा। बोल, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो सिलेंडर है, इसके अंदर कितना चार्ज है, लैम्डा इंटू एल। आ गया ना, मैंने कहा दिमाग लगाएगा, आ जाएगा समझ। अरे वायर का कितना हिस्सा अंदर आ गया, एल लेंथ। ठीक है, वायर की यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, लैम्डा। तो एल लेंथ पर कितना चार्ज होगा, लैम्डा, लैम्डा इंटू एल। आ गई बात समझ में। देख, यही तो वायर का हिस्सा है जो कि तेरा अंदर आया है। ठीक है, यही तो वायर है जो तेरा अंदर आया है, यही वायर आया ना। ठीक है, इसी पर तो चार्ज, और तो कहीं चार्ज है ही नहीं। कितनी लेंथ का वायर है, एल लेंथ का। कितने का, एल। यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, लाइन चार्ज पर, लैम्डा। तो एल लेंथ पर कितना चार्ज होगा, लैम्डा है। तो बोल गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज, लैम्डा एल। क्यू नेट कितना, लैम्डा एल। ओके, लिख दे क्यू नेट की जगह। ये हमने कहा यहां पर क्या हो गया बेटा, लैम्डा एल अपॉन एफ। इसको नंबर 1 कह दे कि हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर दिया किससे बेटा, गॉसियन सरफेस से, वो गॉस लॉ से। ओके, क्लियर यहां तक। अब हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द फ्लक्स बाय डेफिनेशन। क्या है फ्लक्स की डेफिनेशन, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम कहेंगे कैलकुलेट फ्लक्स बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो सेकंड हमने कहा फ्लक्स बाय डेफिनेशन, फ्लक्स बाय डेफिनेशन क्या होगा, बोल फाई विल बी इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आई सबको। अब हम देखेंगे ई और डीएस के बीच का एंगल कैसे देखते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट एरिया कंसीडर करते हैं, उस पर देखते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा है। तो देख इधर ध्यान से, यहां पर तूने एलिमेंट लिया कर्व्ड सरफेस पे कोई डीएस, तो बोल एरिया वेक्टर क्या ऐसे जाएगा क्या, यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे होगा बोल, ऐसे ही होगा। होगा क्या, देख ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, यहां तूने डीएस ऐसे लिया, और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी तो रेडियली गया हुआ। तो क्या यहाँ पर ई और डीएस का एंगल 0 होना चाहिए क्या, तो कर्व्ड सरफेस पर हमेशा ई और डीएस का एंगल क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, अब हमें तो पूरी बॉडी का एरिया लेना है, तो ऊपर नीचे वाले ढक्कन भी आएंगे, आएंगे क्योंकि क्लोज बॉडी है, ओपन बॉडी पे तो गॉस लॉ लगता ही नहीं है, तो ऊपर नीचे वाले ढक्कन भी आएंगे। तो ऊपर वाले ढक्कन पर गए, यहां देखा है कि बोल डीएस क्या होगा, ऐसे होगा। क्या बोल एरिया वेक्टर किधर होगा, ओ इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर होगा, वो तो रेडियल होगा। क्या होगा, रेडियल। तो ये हमारे पास आया, बोल आया क्या। ओके, यहां आए, बोल डीएस किधर होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर होगा, ऐसे। ओके, तो हमने देखा 3 पॉसिबल एंगल हो सकते हैं। ठीक है, या तो 0 है,
या 90 है या 90 है ना। तो इस इंटीग्रेशन को तीन जगह स्प्लिट करना पड़ेगा हमको। किस किस की? दो हुए, लेकिन एरिया तो आपके तीन हो गए ना। ठीक है, ओके। तो इसको कहाँ स्प्लिट करोगे? तीन पार्ट में स्प्लिट करोगे। किस किस में? पहला ये वाला ढक्कन, वन एरिया कह दिया इसको, दूसरा कर्ड, और तीसरा ये वाला ढक्कन। यही होना चाहिए। तो देख, तीन पॉसिबल हमारे पास एरिया हो रहे हैं। कौन कौन से? 1, 2 और 3। 1 इज फ्लैट सरफेस, 2 इज कर्व्ड सरफेस, 3 इज अगेन फ्लैट सरफेस। ओके, तो हम इस इंटीग्रेशन को तीन पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं पहले। ठीक है, दी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैन स्प्लिटेड in three area 1, 2 and 3, 1 and 3 flat, 2 curved। बोल, क्या ये बात समझ में आ गई कि इंटीग्रेशन को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि एंगल बदल रहा है ना बेटा? ओके, तो क्या बन जाएगा? बोल इंटीग्रेशन, ध्यान से बोल। 5 विल बी इक्वल टू 1 के लिए EDS cos थीटा प्लस 2 के लिए EDS cos थीटा प्लस 3 के लिए क्या बेटा? EDS cos थीटा। क्या ये बात भी सबको समझ में आ गई? अब बोल 1 के लिए थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा क्या? है ना, 90। ठीक है, कर दे कचरा पूरे का जो मेहनत की ना। थीटा क्या होगा? 90। 2 के लिए क्या होगा? 0। 2 के लिए थीटा 0। 3 के लिए क्या होगा? 90 डिग्री। 90 होते ही क्या ये पूरा 0? क्या ये पूरा 0? ओके, यहाँ cos 0 की वैल्यू 1। क्या बचेगा बेटा? EDS फॉर दी सरफेस नंबर 2। आ गई बात समझ में? ठीक है, चल तो आगे गए एक स्टेप। हमने लिखा फाई इज इक्वल टू कौन सा सरफेस बचा? सिर्फ 2, और उसमें भी क्या बचा? EDS, यही बचा। अब सोच, 2 का हर पॉइंट लाइन चार्ज से क्या इक्वल डिस्टेंस पर है? R पर ही है। तो क्या E की वैल्यू सब जगह सेम होनी चाहिए? हाँ, तो E क्या यूनिफॉर्म होना चाहिए? तो ये लिखा E यूनिफॉर्म, E यूनिफॉर्म। ओके क्या? अब E यूनिफॉर्म है तो बोल E क्या बाहर आ जाएगा क्या? ओके, अब देख, सबको ये लगा कि आप पूछेंगे कि कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है, तो बता कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होगा जो हमारा सिलेंडर? RH होता है, लेकिन H की जगह यहाँ L है बेटा। 2πRL बताया था। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका होता है कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालने का। हमने सीखा भी था कि ये तेरा सिलेंडर है ऐसे, है ना, इसको काट के ऐसे खोल दे, क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। ये क्या बनेगी? पेरीफेरी। भाई गोल थी तो 2πR थी, तो ये 2πR। और ये तेरी क्या बनेगी? हाइट कह दे इसको, लेंथ कह ले, कुछ भी सिलेंडर की। तो अब तेरे को रेक्टेंगल का एरिया तो निकालना आता है, 2πR इंटू एल। तो कर्व्ड सरफेस का एरिया हमेशा क्या होता है? 2πRH। यहाँ पर H की जगह क्या है? L। तो बोल क्या लिख दूं यहाँ पर? बोल E इंटू 2πRL। आ गई क्या बात समझ? इसको कहा सेकंड। ओके, क्या हमने दोनों तरीके से फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया? किया तो फ्लक्स ही कैलकुलेट है, तो इक्वल होना चाहिए दोनों तरीके से। क्या 1 और 2 इक्वल होनी चाहिए? भाई 1 में भी हमने क्या कैलकुलेट किया? फ्लक्स। किससे? इस सिलेंडर से। 2 में भी हमने क्या कैलकुलेट किया? फ्लक्स। किससे? इस सिलेंडर से। तो 1 एंड 2 को इक्वेट कर दे। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, इधर ही लिख रहा हूं मैं, है ना बेटा? इक्वेटिंग 1 एंड 2। बोल क्या होगा? 1 में फ्लक्स कितना था? लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितना था बेटा? E डॉट 2πRL। बोल क्या कैंसिल हो गया? L से L कैंसिल। हमारा उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? E निकालना। तो बोल E की वैल्यू क्या आ गई? जल्दी से बोल। लैम्डा अपॉन 2π εr। ओके क्या? ठीक है क्या? एक और तरीका इसको लिखने का, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। नीचे क्या बन जाएगा? 4πf 1/4πε0 को k लिख सकते हैं। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 2k लैम्डा अपॉन r। क्या ये दोनों फॉर्मूले सेम है? लास्ट चीज डायरेक्शन देख ले। हमने पॉजिटिव चार्ज लाइन में देखी तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड था वो रेडियल ऐसे आउटवर्ड था। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये ऐसे आते, तब भी वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होता, लेकिन क्या आ जाता? इनसाइड आ जाता। तो पॉजिटिव लाइन चार्ज के लिए हमेशा क्या होगा बेटा? रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड। डायरेक्शन समझ में आ गई? तो क्या होगा? डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड या रेडियली
इन्वर्ट। तो सोच, हमने बिना इंटीग्रेशन के क्या एक कॉम्प्लेक्स चार्ज अरेंजमेंट का इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला? कहीं भी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी? नहीं। इमेजिनेशन की जरूरत पड़ी? हाँ पड़ी। क्या क्या चीज इमेजिन करनी पड़ी? चार्ज की सिमेट्री देखनी पड़ी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे सिमेट्रिक, एक अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस मानना पड़ा। रेस्ट इज वेरी सिंपल। बाकी तो हमें दो तरीके से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, एक अंदर रखे हुए चार्ज में एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड, और एक फ्लक्स की डेफिनेशन से। ठीक है बेटा, ये गॉस लॉ होगा। गॉस लॉ की मदद से हम कॉम्प्लेक्स चार्ज अरेंजमेंट के इलेक्ट्रिकल फील्ड को आसानी से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर सबको? अब इसको लिख लेते हैं। हाँ यार, कहीं भी ले ले। सोच, ये लाइन है, यहां लिया डीएसएस है इलेक्ट्रिकल फील्ड बेस, यहां लिया डीएसएस है इलेक्ट्रिकल, तो स्फेरिकल सरफेस पर तो हर जगह ही ई और डीएस का एंगल क्या है? 0 डिग्री। अब कहां से लिखना है? ऊपर से, स्टार्टिंग से डायग्राम भी बनाना है और पूरा की पूरा लिखना है। अब ये बोर्ड में के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन, आप इसको मान सकते हो। मैं लिख भी रहा हूं, देख ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे की ऐसे छापना है। क्या करूं? 5 मार्क्स के सीबीएसई में तो क्वेश्चन आते हैं, इनके तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते नहीं है। आपके आते हैं, आपके आएगा, इसके साथ आएगी फ्लक्स की डेफिनेशन आ सकती है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट आ सकता है, मे बी पॉसिबल कोई न्यूमेरिकल अटैच होकर आ सकता है। ठीक है, इनके थोड़ा सा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो डिफरेंट है। 5 मार्क्स के नहीं आते राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 मार्क्स के आते हैं, और इत्तेफाक से 4 मार्क्स में भी इस चैप्टर को इंक्लूड नहीं कर रखा हुआ है।
कर दूं थोड़ा ऊपर? अच्छा, बिल्कुल ही नहीं दिखा क्या? हम्म, थोड़ा सा और कर दूं? अब तो पूरा ही आ गया। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? जल्दी लिखती लड़की। डार बात मत कर, जल्दी लिख। लिख लिया? चल, अब देख इधर ध्यान से। ये हमने गॉस लॉ से कैलकुलेट किया, क्या हम इसको कूलम्स लॉ से कर सकते थे? कर सकते थे, थोड़ी तकलीफ ज्यादा होती। ओके, तो एक बार इसको मैं कूलम्स लॉ से करके दिखा रहा हूं। लिखना कुछ भी नहीं है, हमें तो बेसिकली यही तरीका है जिससे हमको डेरिवेशन सीखना है। ठीक है, कूलम्स लॉ से करके सिर्फ इस अप्रोच को समझेंगे कि गॉस लॉ हमारी क्या मदद करता है बेसिकली। हटा दूं इसको? ये बेटा पंकज, ठीक है, देख इधर ध्यान से। अगर हम कूलम्स लॉ से करते तो हमारे पास ये सिचुएशन होती, ये हमारा पॉइंट होता, इसको हम ओ कहते हैं, इसको पी कहते हैं। ओके, हम कहते हैं यहां पर एक एक्स डिस्टेंस पर एलिमेंट मान ले, इस एलिमेंट की लेंथ मान ले कितनी बेटा? डीएक्स। तो बोल यहां चार्ज कितना होता? इस एलिमेंट का चार्ज कितना होता? बोल, लैम्डा डीएक्स। तो डी क्यू किसके बराबर आ जाता बेटा? लैम्डा डीएक्स। इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड देखते, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाता। आता क्या? इसको हम कहते हैं ये डी हो गया। डी की वैल्यू बोल क्या होती, फटाफट बोल। के लैम्डा डीएक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेसिक बातें आप लोगों को समझ में आने लगी। डिस्टेंस क्या है? रूट ऑफ आर स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर करेंगे फिर ये रूट हट जाएगा, होगा। ये होल स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा? क्लियर? अब हम देखते हैं कि यार हर एलिमेंट के लिए डायरेक्शन सेम है क्या? ओ नहीं है, नहीं है ना। ठीक है, ये ऐसे गया तो ये वाला ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, यानी हर एलिमेंट की तेरी डायरेक्शन अलग अलग आएगी आएगी। फिर क्या करते हैं? चिमेट्री ढूंढते कि अगला हथियार क्या? चिमेट्री ढूंढो। तो क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो ये हर पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होगी। इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली? कि हर पॉइंट के अबाउट क्या होती है? सिमेट्रिक। मतलब हम ये पॉइंट ले लेते तो भी कहते हैं इधर इनफाइनाइट लेंथ है, इधर भी क्या है?
क्योंकि इनफाइनाइट का आधा भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का एक चौथाई भी इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर इधर एक्स डिस्टेंस पे कोई एलिमेंट है तो इधर भी होता, फिर हम कहते हैं भाई तेरा ऐसे जाएगा, इसको कैंसिल कर देते और ये होता क्या बेटा, डी कॉस थीटा। थीटा कौन सा एंगल होता है, ये वाला, यही होता। तो हम कहते हैं भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड नेट क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, यही होता। हाँ ना बोल, डी की वैल्यू रख देते, रख दे डी की वैल्यू क्या है बोल, के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा, और फिर कहते हैं इंटीग्रेट कर। अब बोल इसमें वेरिएबल क्या क्या है, थीटा हो गया और एक्स हो गया। दो वेरिएबल आते तो दोनों का रिलेशन बनाते हैं, या तो क्या करो कॉस थीटा को एक्स की टर्म में बदलो या एक्स को कॉस, है ना बेटा। तो अब देख इधर ध्यान से, हम यहाँ करते हैं कि भाई एक्स को बदल देते हैं कॉस थीटा की टर्म में। ठीक है, तो देख ये ट्राइंगल है इसमें एक्स बाई आर को क्या लिख सकता है बोल, टेन थीटा लिख सकता है, यानी एक्स इजिकल टू क्या होगा बेटा, आर टेन थीटा। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो डीएक्स आ जाएगा, डीएक्स किसके बराबर होगा बोल जल्दी से, आर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन बोल, खून कर दूंगा अगर मैथ्स वालों ने बताया नहीं तो। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बता, बायो वालों ने बताया, हाँ ऐसे बोला कर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके ठीक है। क्या सब्सटीट्यूशन बन गए, एक्स का सब्सटीट्यूशन क्या हो सकता है, आर टेन थीटा, और डीएक्स का आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके सब्सटीट्यूट कर दे, क्या हो जाएगा बोल, ई इजिकल टू के लैम्डा बाई, के लैम्डा तो कांस्टेंट है बाहर पटक, ठीक है, डीएक्स की जगह क्या रखेगा बोल, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, साथ में है कॉस थीटा, नीचे क्या लिखेगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये लिखेगा। आर स्क्वायर कॉमन आएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो नीचे सीधे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्या सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या एक आर से एक आर कट जाएगा, बचा हुआ आर कांस्टेंट होगा बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर बाहर, अंदर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, ओके। लिमिट किसकी, थीटा की। अब बोल लिमिट क्या होंगी थीटा की, सोच मैथ्स वाले हर्षवर्धन सोच, थीटा की लिमिट क्या होंगी, टोपी उतार के सोच, ठीक है ऐसे करके, ठीक है बोल क्या होगी थीटा की लिमिट, जीरो से तो होगी नहीं क्योंकि दोनों तरफ चलना पड़ेगा, माइनस पाई बाई, क्या होगी लिमिट माइनस। देख सोच तेरे पास एक, तू देख पहले तो ये समझ थीटा है क्या, थीटा क्या है, अरे सुन ले हर्षवर्धन, थीटा क्या है कि ये मेरा पॉइंट है, मैं ये यहां पर हूं, ये मेरी लाइन है, यहां से जहां मैंने एलिमेंट कंसीडर किया वो क्या एंगल बना रहा है। अगर इनफाइनाइट तक गया हुआ है और एलिमेंट इनफाइनाइट पे, तो बोल मेरे को अपनी गर्दन को कैसे करना पड़ेगा ऐसे, यानी कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो इधर कहां तक जाएगा बेटा 90 तक, इधर जाएगा 90, और ऐसे ही नीचे अगर जो है अनंत तक गया हुआ है तो कैसे करना पड़ेगा, 270 कैसे होता, ये तेरे यहां पर है और यहां से बहुत दूर पॉइंट है कोई, तू ऐसे देखेगा तो 270 होगा क्या, 270 में तो तू इधर आ जाएगा यहाँ, ठीक है, क्या होगा बोल, इसे आ गई बात समझ में। बहुत दूर अगर आसमान में पॉइंट है तो गर्दन तेरे को कितनी घुमानी है, ऐसी। बहुत दूर पाताल लोक में पॉइंट है तो गर्दन कैसे करनी है, ऐसे। तो वो लिमिट क्या होगी, पाई बाई टू से पाई, इस पर लिमिट लगा दे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ओके। बोल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, ओके। तो साइन थीटा तेरा वो आ गया, क्या आ गया बोल, ई इजिकल टू के लैम्डा बाई आर, साइन थीटा पर लिमिट क्या बेटा, क्या बना, के लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई टू माइनस साइन माइनस का पाई बाई टू, साइन के अंदर नेगेटिव बाहर आ जाता है, साइन पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, क्या आ गया, ई इजिकल टू 2 के लैम्डा बाई आर, क्या वही चीज आ गई, क्या ज्यादा तकलीफ हुई थोड़ी, हाँ थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं हुई क्योंकि इंटीग्रेशन इसमें थोड़ा रिलेटिवली आसान हो गया। जब आप स्फीयर में पहुंचते हो तो इंटीग्रेशन ही ऐसा हो जाता है कि अभी जो मैथ्स वाले थोड़ा बहुत बोल रहे हैं ना, ठीक है, वो भी कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो याद रख कि जो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनमें गॉस लॉ ज्यादा हेल्पफुल होता है। आ गई बात समझ में।
अब सोच कि क्या मैं फाइनाइट वायर का गॉस लॉ से कर सकता हूं क्या? ना। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड में सिमेट्री नहीं मिलेगी मेरे को। तो गॉस लॉ से इलेक्ट्रिकल फील्ड वहीं कैलकुलेट किया जा सकता है जहां इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा हो, सिमेट्रिक। क्या गॉस लॉ वहीं लगता है जहां पर सिमेट्रिक होता है? ना। गॉस लॉ का काम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना नहीं है, गॉस लॉ का काम तो फ्लक्स निकालना है, किसी भी क्लोज सरफेस से निकाल देगा। लेकिन उसकी एप्लीकेशन अगर हम करना चाहते हैं, हम उसकी मदद से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाहते हैं, तो फिर हमें इंटीग्रेशन वाले पार्ट को भी सॉल्व करना होता है। और इंटीग्रेशन वाला पार्ट तब सॉल्व होता है जब हमारा ई क्या हो, यूनिफॉर्म। तो ये सवाल पूछा हुआ है कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल वेयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। नो, गॉस लॉ तो कहीं पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ओके। गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? इलेक्ट्रिक। क्लियर बेटा? गॉस लॉ तो सिर्फ क्लोज सरफेस होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं, नथिंग, सब बकवास, चाहे इमेजिनरी हो चाहे रियल हो। गॉस लॉ रिक्वायर्ड ओनली आ क्लोज सरफेस। ओपन पर नहीं लगता, क्लोज पर लगेगा। किसी भी शेप की, किसी भी साइज की हो, उसका काम क्या है? फ्लक्स निकालना। वो सीधी सी बात कहता है फ्लक्स किसके बराबर? टू नेट अपॉन, उसका काम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना नहीं है। आ गई बात समझ में? फाइनाइट वायर होगा तो हमें मदद सिर्फ किसकी लेनी पड़ेगी? कूलम्स लॉ की। और उसमें सिमेट्री नहीं मिलेगी तो आपको दो अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एक्स डायरेक्शन का और वाई डायरेक्शन का। ओके, दो इंटीग्रेशन होंगे, एक तो ये डी कॉस थीटा का होगा, एक डी साइन थीटा का और इंटीग्रेशन होगा। ओके बेटा, क्लियर? तो ये हमारे पास समझ में आई कहानी की गॉस लॉ की क्या ब्यूटी है। बेसिकली गॉस लॉ कहां मदद करता है हमारी कि चल, अब देख इधर ध्यान से, एक छोटा सा सवाल लिख रहा हूं, ध्यान से करके दिखाएंगे। एन इलेक्ट्रॉन is revolving around an infinite line charge। और ये मत सोचना कि ये सवाल आया नहीं हो, बोर्ड में आया हुआ सवाल लिख रहा हूं। इनफाइनाइट लाइन चार्ज एट ए रेडियस 0.1 मीटर विद स्पीड 2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट चार्ज डेंसिटी ऑफ लाइन चार्ज। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है 9 इंटू 10 की पावर -31 kg। 9.1 की जगह क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन करने से पहले छोटी सी बात बता रहा हूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कई बार वो मेंशन कर देता है, 9.1 की जगह क्या लिख देता है? 9। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमें बहुत पता होता है कि 9.1 है, तो कई बार लोग 9.1 ही लिख देते हैं। लास्ट से लास्ट बैच में प्री कोरोना जो 2019 वाला बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसमें एक बच्चा था जिसका नाम था रवि। लास्ट ईयर का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें देना एकमात्र स्टूडेंट थी जिसके फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आए थे। 95 से ऊपर कईयों के थे। हम हर बार कोशिश करते हैं किसी एक दो स्टूडेंट के क्या है 100 आउट ऑफ 100 आए। तो इस बार देना से और एक लड़की थी इशिका, उससे एक्सपेक्टेड थे देना के 100 आए, इशिका के 98 आए थे। उस बैच में रवि एकमात्र स्टूडेंट था जिससे आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि उसके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, और आते भी उसके 100 आउट ऑफ 100। ये एग्जैक्टली सवाल था, डेटा अलग हो सकता है, डेटा मेरे को ध्यान। उसमें उसने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को 9.1 ही रख दिया। ठीक है, देखा ही नहीं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ। समटाइम्स वी आर सो कॉन्फिडेंट कि अच्छा ये पूछा है, ले ये ऐसे वैसे होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 रखा, उससे उसका आंसर अप्रोप्रिएट नहीं आया, कटे नहीं, 9.1 से तो कटेगा नहीं, तो उसका आधा नंबर काटा बेसिकली, और आधा नंबर फिर वो आधा नंबर काटा या एक नंबर काटा, तो 99 नंबर थे उसके बेसिकली। तो ध्यान रखना, कई बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंशन करता है, तो जब मेंशन कर दे तो फिर बहस नहीं करनी, नहीं 9 नहीं होता 9.1 रखूंगा। एक्यूरेट तो 9.1 ही होता है। ठीक है, 9 दे रखा है तो 9 रखो, करो इसको फटाफट। 2019 के पेपर में ऐसा सवाल था, डेटा में भी डिफरेंट।
क्या अप्रोच होगी, सोच। बोल क्या अप्रोच होगी। जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ पर चल रही है, पहली चीज आनी चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स को पकड़ के बराबर रखना है किसके, एम वी स्क्वायर बाई आर के। ओके, अब यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, कूलाम फोर्स। यानी जो हमारा लाइन चार्ज है वो पॉजिटिव होना चाहिए, अभी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यही होगा। तो ये तेरा लाइन चार्ज देख इधर ध्यान से, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है तो यहां क्या लगना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। सोच, ये लाइन चार्ज क्या कर रहा होगा, अपने चारों तरफ क्या बना रहा होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या बना रहा होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड, यही कर रहा होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड में जब तू इलेक्ट्रॉन को रख देगा तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। कितना लगता है चार्ज को इलेक्ट्रिकल, क्या लगता है, क्या लगता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में चार्ज पर फोर्स, क्यूई। दो चार्ज के बीच का फोर्स नहीं पूछ रहा, किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिकल नहीं फील्ड नहीं पूछ रहा, मैं क्या पूछ रहा हूं, व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इट फील्स द फोर्स। कितना फोर्स, क्यूई। ओके, यानी ये जो फोर्स तू कह रहा है कि तेरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बेसिकली तेरा सीपी फोर्स होना चाहिए, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या होना चाहिए, क्यूई होना चाहिए क्या। अब इलेक्ट्रॉन मान ले आर रेडियस पे घूम रहा है, ठीक है, तो इस फोर्स को लिख, एफ ई किसके बराबर होना चाहिए, बोल, चार्ज की जगह क्या लिखूं, अरे इलेक्ट्रॉन की जगह क्यू की जगह क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, ई। बाद में जब वैल्यू रखने की बारी आएगी तो उसको 1.6 रख देंगे। क्या होता है, ई। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज को लेटर में हम क्या लिख देते हैं, ई लिख देते हैं, तो ये लिख दिया ई। ओके, अब आर डिस्टेंस पर इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड बोल क्या होगा, पिटाई करूंगा, अभी अभी लाइन चार्ज का सीखा है, क्या होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, टू के लैम्डा बाई आर, क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड बना कौन रहा है, ये लाइन चार्ज बना रहा है ना, तो लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या लिखते हो, टू के लैम्डा बाई आर। तो यहां लिख दे टू के लैम्डा बाई आर, वेयर लैम्डा इज दी चार्ज डेंसिटी, वही हमको निकालनी है। ओके, अब ये जो बराबर होना चाहिए, ये किसके बराबर होना चाहिए, सीपी फोर्स के। अगर v वेलोसिटी से घूम रहा है, r रेडियस पे घूम रहा है, तो m मास है, तो सीपी फोर्स क्या होना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, अरे बोल। भाई चार्ज अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में तो फोर्स क्या होना चाहिए, क्यूई होना चाहिए, और क्यूई को यहाँ ई लिख दिया हमने। ई इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन बना रहा है, लाइन चार्ज, तो आर डिस्टेंस पर उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होना चाहिए, टू के लैम्डा बाई आर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू दी सीपी फोर्स। सीपी फोर्स क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। बोल क्या मर गया, निकालना क्या है तेरे को, लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, बोल, लैम्डा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई टू के, ये होगा टू के ई, सॉरी, हाँ, टू के ई। ओके, चलो, एम की जगह 9 × 10⁻⁻31, वी की जगह इसका स्क्वायर, तो 4 × 10⁻12। ओके, टू की जगह 2, 9 × 10⁻9, और ई की जगह 16 × 10⁻⁻20 लिख दे। 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, राइट इट 16 × 10 अब सॉल्व कर ले इसको, क्या हो जाएगा, 9 से 9 गया। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स ये 8 बन जाएगा, हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 1/8 इंटू 10 बोल क्या आ जाएगी, ये 20 ऊपर चला जाएगा, 32, 32 और ये 9 माइनस की, ये 40 माइनस का और 32 प्लस का, तेरा, तेरा कैसे, ये 9 ऊपर गया, 40 बन गया माइनस का, और ये 20 ऊपर इसके साथ ऐड हो गया,
तो 32 तो पॉजिटिव है और 40 नेगेटिव है, तो क्या बना? अबे नेगेटिव आएगा ना, माइनस का 8 आएगा, आएगा। तो कितना आया? 10 की पावर माइनस का 8। ओके, 1/8 को एक डिजिट तक लिख ले, बोल 1/8 क्या होगा? 0.12। ठीक है, ठीक है भाई, एक तरीके से 125 होता है ना, 100/8 कितना होता है? 125, यही होता है। ओके, तो 0.125 आएगा अगर लास्ट डिजिट तक निकालो, यही होगा। तो ये देख इधर ध्यान से, ये हुआ 0.125 इंटू 10 की पावर -8। ओके, अब इसको चाहे तो मिली गुलाम माइक्रो गुलाम में लिखना चाहे तो वैसे लिख दे, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दे। ओके, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10 की पावर -9 या 1.25 नैनो कुलाम। ठीक है, अब इसकी यूनिट कुलाम नहीं होगी, कुलाम बाई मीटर होगी, ये याद रखना। ठीक है, इसमें हाँ वही आएगा 1.25 इंटू 10 की पावर। यही तो है, अगर एक डेसिमल उधर करेगा तो 1.25 इंटू हो जाएगा। लिख लिया? ये दो लाइन चार्ज है, एक पर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा और एक पर है 2 लैम्डा, दो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिनको एक दूसरे से 4 मीटर की डिस्टेंस पर रखा और हमसे कहा फाइंड न्यूट्रल पॉइंट, फाइंड न्यूट्रल पॉइंट, पॉइंट इन बिटवीन, इनके बीच में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा? दोनों के एलिमेंट कंसीडर करने की बजाय आपको बेसिकली ये करना है कि इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर होगा, वो पॉइंट जिस पर दोनों के इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम हो जाएंगे वो न्यूट्रल होगा हमेशा। किसके क्लोज आएगा बेटा? छोटे वाले के, जिसकी चार्ज डेंसिटी कम है। तो तू इससे एक्स डिस्टेंस पर मान ले। ओके, इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बोल? ठीक है, E1 E2 को बराबर कर दे, कर दे। इसका 2k लैम्डा बाई आर, उसका भी 2k लैम्डा बाई आर, वेर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम।
4/3, 4/3 फ्रॉम दी, हाँ मतलब इस वाले से 1 से है ना, दूसरे से पूछता तो उसको 4 - 4/3 कर देते तो 8/3 आ जाता शायद, उधर वाले से 8/3, इधर वाले से 4/3। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे आ गई ना? तो देख न्यूट्रल पॉइंट के तो सारे सवाल एक ही तरीके से होते हैं, कोई वो नहीं। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो, यहाँ कोई भी चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स, यहाँ कोई चार्ज रख दूं तो उस पर फोर्स जीरो। बहुत अच्छा बोला क्यू ई, लेकिन ई जीरो है तो वहां पर फोर्स क्या होगा? जीरो। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड आउट द पॉइंट वेयर इफ वी प्लेस अ +2 कूलम चार्ज इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। तो ये बात किसकी कर रहा है? न्यूट्रल पॉइंट की कर रहा है। ओके, आ गई क्या बात समझ में? चल अच्छा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होती मान ले, तो क्या ये न्यूट्रल पॉइंट होता क्या? नहीं, तब तो दोनों के क्या होते? ऐड होते। फिर न्यूट्रल पॉइंट किधर मिलता? इस तरफ मिलता, बाहर की तरफ। ओके ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है लड़की। ओके है, यहाँ कोई चार्ज रखूं क्यू तो उस पर फोर्स लगना चाहिए, क्यू ई जीरो है तो क्यू मल्टीप्लाइड बाई जीरो बराबर जीरो। ओके क्लियर, ठीक है, पूरा समझना पड़ता है भाई, जीरो बराबर जीरो कैसे होगा। ओके, तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन हुआ गॉस लॉ का। हमने किसका इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला? लाइन चार्ज का। किसका? लाइन चार्ज का। ओके चल अगला एप्लीकेशन सीखते हैं इलेक्ट्रिकल इसका, गॉस लॉ का। नंबर 2, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू, ये भी बोर्ड के हिसाब से फिर से इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, देख गॉस लॉ के एप्लीकेशन में कोई ना कोई सा पूछता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट साइज यूनिफॉर्म चार्ज शीट। क्या पूछा हमसे? इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट साइज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। फिर से देख सवाल, इधर सुन दे, लिख लिया कि इनफाइनाइट कुछ नहीं होता। अगर हमारे पास मान ले ये दीवार है, इस दीवार को हमने कहा इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाहता हूं, तो डिस्टेंस कितनी है ये, इसके कंपैरिजन में इसका साइज कैसा है? वेरी लार्ज। तो इसको मैं क्या मान सकता हूं? इनफाइनाइट मान सकता हूं। क्या मान सकता हूं? इनफाइनाइट। ओके, अब सोच शीट क्या होती है और स्लैब क्या होती है। शीट हम उसको कहते हैं जिसकी थिकनेस क्या हो? नेग्लिजिबल हो। ठीक है, यानी एक लेयर होगी इसमें, क्या होगी? जब स्लैब कहेगा या प्लेट कहेगा तो बेसिकली दो सरफेस होंगी, एक इधर वाली और एक इधर वाली, देयर मस्ट बी सम थिकनेस। ओके, तो यहां हमसे क्या कह रहा है बेटा? शीट कह रहा है। क्या कह रहा है? शीट। और कह रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो बोल चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? एरिया में कि लेंथ में? एरिया में, क्योंकि शीट हो गई तो इट मस्ट कंटेन, थिकनेस ही तो गायब हुई, लेंथ और ब्रेड्थ तो है, तो किस में जाएगा? एरिया में। तो ये हमारे पास एक कोई इनफाइनाइट साइज की शीट है, इस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बोल चार्ज डेंसिटी कैसी होगी? एरिया वाली, सिग्मा होगी। ठीक है भाई, एरिया चार्ज डेंसिटी को हम क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा, यानी यूनिट एरिया में कितना चार्ज है? सिग्मा। ओके, इस बोर्ड को मान ले, पतला सा मान ले, ये बोर्ड की थिकनेस नेग्लिजिबल, इस पर चार्ज है, यहाँ एक पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे बता कि इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड की सिमेट्री कैसी होगी? सोच, सोच के बता। पहले तो सोच इससे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें कैसे आनी चाहिए, जैसे उसमें अपन ने रेडियल बनाई थी, ठीक है, इसमें कैसी होंगी बोल? अपवर्ड, अपवर्ड इज वेरी, जो है वियर्ड। क्या? बस एक मिनट है ना, सोच। देख यहां मैंने पॉइंट ले रखा है, एक एलिमेंट यहां मान ले, इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे जाएगा? ऐसे, यही होगा। अब इसका सिमेट्रिक एलिमेंट कौन सा होगा? नीचे वाला, ऐसे जाएगा।
दोनों का ये वाला कंपोनेंट कैंसिल, ये आएगा। फिर मैं कहूं इधर है एलिमेंट, इसका कैसे जाएगा, ऐसे इधर होगा, इसका कैसे जाएगा, ऐसे, ये कंपोनेंट कैंसिल, ये बचा। ठीक है, यहां मान ले कैसे जाएगा, ऐसे, तो यहां होगा कैसे जाएगा, ऐसे। कौन से कंपोनेंट कैंसिल, ये कंपोनेंट कैंसिल, ये बचा। यानी वही कंपोनेंट बच रहे हैं जो ऐसे आ रहे हैं। यानी कैसा होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा होगा, आ गई बात समझ में, कि इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर मुझसे पूछे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। आ गई बात समझ में, बोल। ठीक है, तो कैसा है इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब पॉइंट कंसीडर कर ले पहले एक बार, मान ले ये तेरा पॉइंट है जो कि आर डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, आर। ये डिस्टेंस तेरी कितनी है, आर। अब बता गॉसियन सरफेस तेरी क्या होनी चाहिए, ये पॉइंट आना चाहिए उस पर, और इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। दूसरा, ई और डीएस के बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो बोल क्या होगा, क्यूब ऑफ साइड टू आर हो सकता है, बिल्कुल। और क्यूबॉइड हो सकता है, और क्यूब और क्यूबॉइड इज वेरी गुड, मतलब वेरी गुड अजम्पशन, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड हो सकता है। और इट कैन बी अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऑल्सो, हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। तो तीन ही सरफेस होंगी हमारे पास, ये वाली और ये वाली। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड का एंगल पता होगा हमको, यहाँ पता होगा, यहाँ पता होगा। तो तीन पॉसिबिलिटी है, क्या क्या बोल, ठीक है। एनसीईआरटी में इसको क्यूबॉइड लेके कर रखा है शायद, देखना, शायद पुरानी एनसीईआरटी में तो क्यूबॉइड था, नहीं मैंने देखी थी। ठीक है, क्यूबॉइड जब आप लोगे तो आपके पास सरफेस अंडर कंसिडरेशन कितने आएंगे, छह आएंगे। और सिलेंडर लोगे लेटा हुआ तो कितने आएंगे, तीन। ठीक है, तो कम मेहनत किसमें, सिलेंडर में। तो क्या ले ले, सिलेंडर ले ले। कैसा लेना पड़ेगा, लेटा हुआ सिलेंडर। कैसा, लेटा होगा। ठीक है, कितने का, आर इधर, तो आर इधर जाना चाहिए। यानी सिलेंडर की लेंथ क्या होनी चाहिए, 2r होनी चाहिए। फेस एरिया कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमने एक गॉसियन सरफेस मानी, देख फेस एरिया कुछ भी ले लिया हमने। भाई इसमें कहानी ये है कि एक बार गॉसियन सरफेस समझ में आ जाती है ना, फिर तो ये बच्चों का खेल है। क्या हो गया बोल, गॉसियन सरफेस, सिलेंडर ऑफ लेंथ 2r एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी मान ले ए है। क्या है बेटा, ए। तो बोल क्या हुआ, गॉसियन सरफेस, सिलेंडर ऑफ लेंथ 2r एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज गॉसियन सरफेस। ओके, इज गॉसियन सरफेस। ओके क्या, अब फिर से वही सवाल की, जैसे ही गॉस लॉ आइडेंटिफाई हो जाए, फ्लक्स बाई गॉस लॉ लिख। तो अब बोल चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस कितना है। यस सिग्मा, वेरी गुड। हाँ, चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस, सिग्मा ए कितना। देख इधर ध्यान से, ये जो सिलेंडर जब तूने इसमें फिट किया तो ऐसे फिट किया, ये यहां पर एक एरिया ए है जो कि सिलेंडर के अंदर चला गया। यही है, यही तो वो एरिया है जो कि सिलेंडर के अंदर है, ये वाला यही है। बोल इस पर कितना चार्ज होगा, ये एरिया ए है तो इस पर चार्ज कितना होगा, सिग्मा। तो चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस बोल क्या है, ये तूने मान लिया ये है तेरी, इसमें ये फिट किया ऐसे, कितना एरिया काटा इसने, ए एरिया, यही तो काटा। ठीक है, तो ए एरिया पर कितना चार्ज आया, सिग्मा। तो फ्लक्स बाई गॉस लॉ हम लिखेंगे। नेक्स्ट, फ्लक्स बाई गॉस लॉ बोल क्या होगा, गॉस लॉ क्या होगा बोल, पाई विल बी इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, क्या सबको समझ में आ गया, अरे हाँ ना बोल। ओके, अब बोल देख फ्लक्स बाय डेफिनेशन क्या होगा, फ्लक्स बाय डेफिनेशन, फ्लक्स बाय डेफिनेशन बिल्कुल सही, फाई बराबर होना चाहिए किसके बेटा, ई डी एस कॉस थीटा। क्या इसको भी तीन में डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से, 1 2 3, अरे होगा। तो सबसे पहले इसको हमने कहा तू 1 है, ओके। इस पर हमने देखा डीएस किधर है, ये बोल ई किधर है, इधर, ओके। ठीक है, कितना एंगल आ रहा है,
0। यहां आ जा, ये डीएस और ये ई कितना एंगल आ रहा है 90। यहां आ जा, ये डीएस और ई बोल, हाँ बोल, उसी साइड में होगा। अगर पॉजिटिव है तो इधर ऐसे होगा और इधर कैसे होगा, ऐसे होगा। ओके, तो बोल ईडीएस के बीच का एंगल कितना 0। ओके, ये तेरी पॉजिटिव चार्ज शीट है। ओके, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होना चाहिए, अवे। यहाँ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव के लिए टूवर्ड्स कब से होने लगा, ठीक है, ठीक है, क्या होगा अवे। ओके, आ गई बात समझ में। तो इसको 3 में डिवाइड कर लिया, कौन कौन से बोल, 1 ईडीएस कॉस थीटा, 2 ईडीएस कॉस थीटा और 3 ईडीएस कॉस थीटा। ये 1, ये 2 और ये कौन सा बेटा 3। बोल 1 के लिए एंगल कितना, जल्दी बोल, 0। तो 1 में लिखा 0, ये 90, ये भी क्या बेटा 0 डिग्री। क्या ये 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो क्या आ गया, फाइव बोल, फाइव इज इक्वल टू ईडीएस 1 वाला और ईडीएस 3 वाला, सॉरी 2 तो 0 हो गया था। अब सोच, ये और ये फेस क्या दोनों बराबर दूरी पर है, ये भी आर दूरी पर है, ये भी कितनी है, क्या दोनों पर ई सेम होना चाहिए। सारे पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है सारे पॉइंट की, तो इसकी जितनी सारे पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आर, यानी दोनों पर ई क्या होना चाहिए, सेम और यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ई को यूनिफॉर्म किया, यूनिफॉर्म बाहर निकाला, क्या होगा बोल, यहां पर ईडीएस और यहां क्या होगा बोल, ईडीएस। अब बोल डीएस क्या आ जाएगा, डीएस मतलब तेरे को एरिया लेना है, कितना है ढक्कन का एरिया, पाई आर स्क्वायर क्यों लिखूंगा जब मैंने ए मान लिया है, ए ही लिखूंगा, ठीक है। तो ये भी ई है और ये भी ई है, मिलके क्या बन गया 2a। आप पाई आर स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हमने तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए माना है। अगर मैं कहता इसकी रेडियस आर है तो मैं पाई आर स्क्वायर लिखता, वाई शुड राइट, जब हमने ए माना है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे ए। ओके, आ गई बात समझ में। तो बोल फाई कितना हो गया 2 ये सेकंड इक्वेशन, 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे। बस यही गॉस लॉ की ब्यूटी है, थोड़ी टाइम बाद तो अपने आप ही समझ में आने लग जाता है करना क्या, क्या करना है, बाय 1 और 2, बाय बोल, बाय 1 और 2 क्या आ जाएगा जल्दी बोल, 2EA इज इक्वल टू कितना, सिग्मा ए अपॉन क्या मर गया, बस क्या आ गया बोल, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 आ गया। क्या डायरेक्शन क्या आई, अगर पॉजिटिव था तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, नेगेटिव होता तो, ओके क्लियर। लास्ट चीज देख कि जो इनफाइनाइट अरेंजमेंट होता है किसका, शीट का, उसमें डिस्टेंस कहीं नहीं आई, पॉइंट आर डिस्टेंस पे था, ये कहीं नहीं आया, यानी ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है। ओके, चलो अब इसको आगे कल डिस्कस करेंगे।